गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का जो वो भौगोलिक ढांचा, द जियोग्राफिकल सेटिंग। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत जो वो 1947 से पहले जो वो कैसा था। ठीक है, तो सब कुछ जो वो जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के बारे में डिस्कस करेंगे, संसार की सबसे ऊंची चोटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उत्तरी मैदानों के बारे में डिस्कस करेंगे, दक्षिण के बारे में डिस्कस करेंगे कैसा था उस टाइम। ठीक है, कितना बड़ा था। जैसे आपको पता है कि यूपी और बिहार में ही ज़्यादा जनसंख्या क्यों होती है? ठीक है, तो इसका भी एक कारण हो सकता है, मतलब कि उत्तरी मैदानों में जो इतनी ज़्यादा जनसंख्या क्यों है? तो इसका भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, कारण है इसका, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। पूरा देखिए, आपको जो वो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है और हाँ, ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत का नाम जो भारत कैसे पड़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है कि भारत एशिया का जो वो एक महान देश है। तो भारत जो वो पहले से ही महान है, महान था, महान है और महान रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो वो विभिन्न गुणों में जो वो विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से नामों से जाना जाता है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है यहाँ के पर्वतों, वनों, नदियों, जलवायु और भूमि ने जो वो इतिहास के निर्माण में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इतिहास का साथ जो वो वैसे ही संबंध है इसका, जैसे कि रक्त का मानव शरीर के साथ। देखिए, कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पे कि निस्संदेह अब भौगोलिक विशेषताओं का इतिहास के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि रक्त का जो वो मानव शरीर के साथ है। ठीक है, आगे लिखा है क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, तो इस कारण यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में जो वो अनेकता पाई जाती है। तो इसी कारण जो वो इसको अनेकता में एकता का देश भी कहा जाता है, याद रखिए। तो प्राचीन काल में जो वो देखिए, यहाँ पे लिखा है निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नार्डिक, मंगोल, अल्पाइन और कई सारे जो वो प्रजातीय समूह जैसे आर्य, द्रविड़, मुंडा और किरात नामक भाषाई समूह जो वो प्रसिद्ध थे। कई सारी जो वो यहाँ पे अनेकता पाई जाती थी। ठीक है, भारत की इन विशेषताओं के कारण ही यहाँ के ऋषियों, मुनियों और कवियों आदि ने जो वो इसकी महिमा का गुणगान भी किया है। नेक्स्ट है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। तो क्या है भौगोलिक विशेषताएं? लेकिन जब 1947 जब भारत आजाद हुआ, तो उससे पहले जो वो भारत बिल्कुल वैसा नहीं था। ठीक है, तो भारत जो वो एशिया का एक विशाल और महत्वपूर्ण देश था। 1947 से पहले जो वो इसका एरिया भी दे रखा है, क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए। ये जो वो 1 crore and 1000 and million। ठीक है, तो ये जो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखा है 4,202,500। तो इतना जो वो वर्ग किलोमीटर जो वो इसका एरिया था, यह रूस को छोड़कर समस्त यूरोप जितना बड़ा था। मतलब कि अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो पूरे यूरोप जितना जो वो ये बड़ा था, इतना बड़ा था पहले हमारा भारत। ठीक है, जिसको जो वो हम लोग एक अखंड भारत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अखंड भारत। तो इतना बड़ा था, तो इसे जो वो एक उपमहाद्वीप कह दिया जाए तो जो वो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भारत विभिन्न गुणों में जो विभिन्न नामों से जाना जाता था, जाना जाता रहा है। तो वैदिक काल में देखिए यहाँ पे आर्यव्रत। ठीक है, वैदिक काल में जो वो इसको आर्यों का देश माना जाता था। ठीक है, आर्यों के देश के नाम से ही प्रसिद्ध था। फिर जो वो महाभारत के समय जो वो यह राजा भरत के नाम पर जो भारतवर्ष के नाम से जाने लगा। ठीक है, जाना जाने लगा। तो जब महाभारत काल में जो वो एक राजा हुआ करते थे भरत, तो भारतवर्ष के नाम से जो वो यहाँ पे जाना जाने लगा भारत को। ईरानियों ने देखिए इसे क्या कहा, ईरानियों ने जो वो इसे हिंदू, और यूनानियों ने जो वो इसे इंडस कह दिया। ठीक है, नाम दे दिया अलग अलग। और मध्यकाल में जो वो इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अंग्रेजों ने क्या कह दिया, अंग्रेजों और यूरोपियन जो भी आए, इन्होंने इसे जो वो इंडिया का नाम दे दिया। और आज यह इंडिया भी जाना जाता है। आपको पता है कि भारत और इंडिया दो नामों से प्रसिद्ध है। भौगोलिक दृष्टि से जो भारत को निम्न चार भागों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से चार भाग हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत कुछ, जैसे हिमालय पर्वत और उसकी श्रृंखलाएं। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हिमालय पर्वत कौन सबसे ऊंची चोटी है, कौन सबसे पूरी संसार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें वो सब कुछ डिस्कवर डिस्कवर नहीं कवर हो जाएगा। तो हिमालय पर्वत तथा उसकी श्रृंखलाएं। सेकंड है उत्तरी मैदान, दक्षिण पठार और तटवर्ती मैदान। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालय पर्वत तथा उसकी श्रृंखलाएं, द हिमालयास एंड इट्स रेंजेस। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है भारत के उत्तर में विशाल हिमालय जो वो पर्वत स्थित है। तो ये भी आपको पता है कि भारत के हिमालय, ठीक है, मतलब कि भारत के उत्तर में। तो ये जो हमारा हिमालय है वो जो वो कहाँ पे पड़ता है, हिमालय जो सॉरी जो सबसे ऊंची चोटी है, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये भी कहाँ पड़ती है, जो वो तिब्बत में पड़ती है। मतलब एक प्रकार से जो वो तिब्बत और सॉरी तिब्बत नहीं, नेपाल में पड़ती है। ठीक है, तो नेपाल और जो चाइना है उसका जो वो एक बाउंड्री है ऊपर। ठीक है, तो उसके जैसे जैसे ऊपर चोटी है, तो वही जो वो एक प्रकार से बाउंड्री है चाइना और
नेपाल की। ठीक है, तो उसी जो वो बाउंड्री में जो वो ये चोटी आती है। तो आगे लिखा है हिमालय का अर्थ है हिम का घर, ये तो सबको पता है, हिम मतलब बर्फ। तो ये महान पर्वत कश्मीर से लेकर जो वो अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। देखिए कश्मीर जो वो ऊपर है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। तो ये ऐसे ऐसे है हमारे हिमालय। अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा भारत का जो वो थोड़ा सा नक्शा बना देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना अच्छा तो नहीं बना, लेकिन ए वाला साइड, ठीक है, ए यहाँ पे जो वो ये सारा हिमालय का आ जाता है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि इसकी जो लंबाई है, देखिए लंबाई लिखा है यहाँ पे, पर्वत की लंबाई तो 2500 किलोमीटर है। ऊंचाई नहीं लिखा है, लंबाई लिखा है। ठीक है, चौड़ाई जो है इसकी 240 से 320 किलोमीटर तक है। और ऊंचाई जो है यहाँ पे लिखी, देखिए औसत लिखी है। औसत का मतलब है कि एवरेज जैसी, ना ऊपर ना नीचे। तो 6000 मीटर, इसमें जो वो सबसे ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची चोटी है जो उपस्थित है। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो भी यहाँ पे स्थित है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो वो एक भी कई बार पूछा जाता है कि 8845 मीटर है, तो उसको आप याद रख सकते हैं। 888 है इसमें, 888। हाँ ठीक है, बीच में 4 है तो 8848। ये तो याद रह जाएगा, मीटर मतलब कि 8848, या आप बोल सकते हो 8 किलोमीटर। और 848 जो वो मीटर हो जाएगा। हिमालय में, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो वो कंचनजंगा है। देखिए ये संसार की सबसे ऊंची चोटी होगी। अगर मैं हिमालय की ही बात करूं, सॉरी, ये भी तो हिमालय की ही है, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं, देखिए जो हिमालय है यहाँ पर ही जो वो चोटियां हैं, एक कंचनजंगा है। ठीक है, एक जो वो हमारे पास जो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, दोनों चोटियां हैं, लेकिन एक जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि वो भारत के अंदर नहीं आ रही है, इसलिए जो वो भारत में काउंट नहीं होगी। तो क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है। तो याद रखिए, यहाँ पे कई बच्चे जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंचनजंगा है या माउंट एवरेस्ट है। तो कंचनजंगा अगर भारत में हिमालय की पूछे तो कंचनजंगा है। अगर संसार की पूछें सबसे ऊंची या हिमालय की सबसे ऊंची, तो हिमालय की सबसे ऊंची या संसार की सबसे ऊंची, तो जो वो माउंट एवरेस्ट ही होगी। तो जिसकी ऊंचाई जो वो यहाँ पे लिखी हुई है 8585। ठीक है, ए जो वो अगर संसार की होती तो इससे ज्यादा होती, तो इससे कम होगी। तो 8585। ठीक है, ये भी याद रह जाएगा, 8848 एंड 8585। 8585। ठीक है, तो इसकी मीटर जो वो इसकी हाइट है। आगे लिखा है कि गॉडविन, ये जो वो सेकंड लार्जेस्ट है शायद, गॉडविन ऑस्टिन। तो एक नंदा देवी है, ये भी जो वो किसी मतलब कि स्टेट की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, तो धौलगिरी है आदि जो वो अन्य प्रसिद्ध कई सारी चोटियां हैं। ये चोटी है जो वो सारा बर्ष जो वो यहाँ पे बर्फ रहती है, तो बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए जो वो यहाँ पे बारिश, सॉरी, बर्फ रहती है। ठीक है, बारिश भी होती रहती है ऊपर। तो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे कि हिमालय पर्वत की पूर्वी शाखाओं में पटकोई, नागा, लुसाई, गारो, खासी और जैंतिया के प्रसिद्ध पर्वत स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको याद रखते हैं। पर्वत मेघालय प्रांत में स्थित है। मासिनराम, हाँ, ये जो वो बहुत काफी बार जो पूछा गया कि सबसे ज्यादा बारिश, संसार में सबसे अधिक बारिश, संसार की बात हो रही है, संसार में सबसे ज्यादा बारिश जो वो कहाँ पे होती है, तो ये मेघालय में होती है। मेघालय, देखिए मेघालय नाम से ही पता चल रहा है, मेघ मतलब कि बादल। ठीक है, मेघालय में जो वो एक जगह है मासिनराम। अगर आपको राज्य पूछे तो मेघालय हो जाएगा। अगर स्थान पूछे तो मासिनराम जो भी इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा। सॉरी। अगर हिमाचल की बात करें तो धर्मशाला में होती है सबसे ज्यादा, लगभग 1500 जोबो मिलीमीटर यहाँ पे जो सॉरी बारिश होती है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे कि यहाँ संसार की सबसे अधिक वर्षा जो यहाँ पे होती है, यहाँ ही स्थित है। तो बहुत जंगल जो वो यहाँ पे पाए जाते हैं। हिंदू कुश, सुलेमान और कीरथार नामक प्रसिद्ध पर्वत भी जो वो यहाँ पर ही है। पर बहुत ऊंचे पर्वत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कई सारे दर्रे भी है, जैसे खैबर हो गया, बोलन हो गया, गोमल, बहुत सारे प्रसिद्ध दर्रे दर्रे जो वो यहाँ पे है। इन दरों में जो भारत और मध्य एशिया के बीच जो वो प्रागैतिहासिक काल से ही आवागमन होता है। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक आक्रमणकारियों ने इन्हीं दर्रों से होकर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरी मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि क्यों जो वो यहाँ पे उत्तरी मैदान में ही जनसंख्या इतनी ज्यादा है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो वो हमारे यूपी में है, फिर जो वो शायद बिहार आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि उत्तरी मैदान, द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो आगे लिखा है कि भारत के उत्तरी मैदान जो वो बहुत विशाल और समतल है। ठीक है, तो एक ये भी कारण हो सकता है, बहुत समतल है, ज्यादा पहाड़ी इलाका नहीं है। ठीक है, तो ये मैदान जो वो हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो हिमालय से जो भी नदियां मिल रही है, ये जो मतलब कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा ही बने हुए हैं ये मैदान। ठीक है, तो ये मैदान जो वो गंगा तथा सिंध का मैदान भी इनको कहा जाता है। और देखिए ज्यादातर आपको पता होगा कि गंगा जो वो कहाँ पे बह रही है, यूपी बिहार। ठीक है, तो गंगा के आसपास जो वो मैदानी इलाका है, ये मैदान जो वो पश्चिम
पश्चिम में जो ब्यास नदी से लेकर, ठीक है, पश्चिम यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो पश्चिम की बात करें, पश्चिम पूर्व, सॉरी, ब्यास नदी से लेकर पूर्व में जो वो ब्रह्मपुत्र, देखिए ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, हिमाचल में। तो यहाँ पे लिखा है ब्यास नदी से लेकर जो पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, ब्रह्मपुत्र की घाटी तक फैले हुए हैं। आगे लिखा है इन मैदानों की लंबाई जो वो 2400 किलोमीटर और चौड़ाई चौड़ाई जो वो इसकी 150 किलोमीटर से 480 किलोमीटर है। इन मैदानों की ऊंचाई जो वो सागर तल से 300 मीटर है। ठीक है। ये बड़े उपजाऊ मैदान है, देखिए उपजाऊ भी है क्योंकि नदियां भी है वहाँ पे। ठीक है, तो उपजाऊ जमीन भी है, तो इसलिए वो यहाँ पे बहुत मतलब कि मैदानों का देश कहा जाता है एक तो। ठीक है, और अन्न भंडार भी कहा जाता है इसको। मैदानों को जो वो देश का अन्न भंडार, सॉरी, देश का अन्न भंडार जो वो कहा जाता है। तो यहाँ की प्रमुख फसलें जो वो कौन कौन सी है, गेहूं, चावल, जौ हो गया, गन्ना हो गया। तो इन मैदानों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, घाघरा और सिंधु आदि नदियां जो बहती है। ठीक है, भूमि के समतल होने के कारण यह नदियां जो वो धीरे धीरे बहती है। अगर देखिए नदियां धीरे धीरे बहती है तो इसमें जो कई सारी नहरें निकाली जा सकती है। तो नहरें निकाली जा सकती है तो यहाँ यातायात के साधन भी पर्याप्त उन्नत है। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप भारत की अधिक जनसंख्या जो वो इन मैदानों में ही रहती है। तो यहाँ खनिज पदार्थ जो वो बहुत कम होते हैं वैसे। नेक्स्ट है दक्षिणी पठार। ठीक है, तो दक्षिण पठार, यहाँ गंगा, यहाँ पे कौन कौन सी नदी है, तो यहाँ गंगा और सिंध के मैदान के दक्षिण में स्थित है। सॉरी, यहाँ गंगा तथा सिंध के मैदान के दक्षिण में स्थित है। मतलब कि यह जो वो दक्षिण पठार कहाँ पे है, आपको पता है नीचे वाला जो भी भारत है, ठीक है, दक्षिण में, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ठीक है, तो ये दक्षिण पठार में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वो लिखा है कि गंगा और सिंध के जो वो दक्षिण में स्थित है। तो ठीक है, तो गंगा और जो सिंध है वो तो ऊपर है। तो इस पठार की आकृति जो वो एक त्रिकोण जैसी है। ठीक है, इस पठार के तीनों और ऊंचे ऊंचे पर्वत है। इस पठार की औसत ऊंचाई जो वो 300 से 900 मीटर तक है। यह पठार जो वो कई प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। यहाँ की भूमि जो वो पथरीली है। अब देखिए नीचे जो वो ज्यादा जनसंख्या नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि भूमि पथरीली है तो इसके कारण भूमि जो वो उपजाऊ भी नहीं है। अतः यहाँ जो वो पैदावार भी बहुत कम होती है। तो यहाँ बहने वाली नदियाँ, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये जो वो किसकी किसकी कौन सी घाट की है, मतलब कि ये दक्षिणी पठार की है, सॉरी, घाट नहीं, पठार की बात, दक्षिण में कौन कौन सी नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो वो पूर्वी घाट की, हाँ, घाट भी दिए रखा है तो पूर्वी घाट की ओर बहती है। तो अगर बोला जाए कि पूर्वी घाट, तो ठीक है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, वो हुआ पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की तरफ। अगर बोला जाए कि कोई कुछ ऐसी नदियां भी है जो पश्चिम घाट की ओर बहती है, तो कौन कौन सी है, क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, नर्मदा और ताप्ती जो वो पश्चिम घाट की ओर बहती है। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो वो पूर्वी घाट की तरफ, और नर्मदा और ताप्ती जो वो पश्चिम घाट की ओर बहती है, अरब सागर में जा गिरती है। तो ये नदी जो वो बरसाती स्वभाव की है। ठीक है, ये काफी, देखिए बरसाती स्वभाव का मतलब जब बरसात होगी तभी जो इनमें पानी होगा। लेकिन जो हमारी नदी है ऊपर, ठीक है, हिमालय की नदी है जो वो ग्लेशियर से निकली है। तो मतलब कि ग्लेशियर उनमें तो ज्यादा पानी तभी होगा जब ग्लेशियर पिघलेंगे। तो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, तो वो वहां पे जो वो हमेशा पानी रहता है। लेकिन यहाँ पे जो वो ये बरसात की नदियां हैं, जब बारिश होगी तभी पानी होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि या तो जो वो इनमें नहरें भी नहीं निकाली जा सकती, और ये काफी गहरी बहती है। ठीक है, और यह सिंचाई तालाबों के द्वारा की जाती है यहाँ पे सिंचाई। ठीक है, पूर्वी घाट की अपेक्षा जो वो यहाँ के पश्चिम घाट काफी ऊंचे हैं। तो अगर पूछा जाए कौन से घाट ऊंचे हैं, तो पश्चिम घाट जो वो काफी ऊंचे हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट नामक प्रसिद्ध दर्रे पश्चिम घाट में जो वो स्थित है। नीलगिरी पर्वत पूर्वी और पश्चिम घाट का जो वो संगम स्थल है। तो अगर पूछा जाए नीलगिरी पर्वत कौन सा है, पर्वत जो पूर्वी और पश्चिमी घाट का एक संगम स्थल है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। यातायात के साधन कम उन्नत होने के कारण यहाँ जनसंख्या जो वो काफी कम है। ठीक है, दक्षिण पठार अपने खनिज पदार्थों के लिए जो बहुत प्रसिद्ध है। तो खनिज पदार्थ यहाँ पे ज्यादा होते हैं, ऊपर नहीं थे। ठीक है, कोयला हो गया, लोहा हो गया, सोना, मैग्नीज, और यहाँ के प्रमुख खनिज पदार्थ है, काली मिट्टी है यहाँ पे। ठीक है, काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पे जो वो प्रमुख फसल यहाँ पे क्या है, कपास है। इसके अतिरिक्त जो वो यहाँ मूंगफली होती है, ज्वार होता है, बाजरा और तंबाकू आदि पैदा यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है तटवर्ती मैदान, द कोस्टल प्लेन। अब जो कोस्टल एरियाज होगा वहां पे की बात करेंगे, तो तटवर्ती मैदान है पूर्वी और पश्चिमी घाट के साथ साथ सागरीय तट तक जो वो सटे हुए हैं। तो इसके कारण जो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, देखिए पूर्वी जो वो ये हुआ,
ठीक है। यहाँ पे पूर्वी, ये जो पूर्वी घाट है और यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो तट भी यही हुआ, किनारा, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। इसका संक्षिप्त वर्णन जो वो निम्नलिखित अनुसार है। तो यहाँ पे लिखा है पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो द वेस्ट कोस्ट प्लेन, तो पश्चिम की बात करेंगे पहले। यह मैदान जो पूर्व में जो पश्चिम घाट से लेकर, पूर्व में पश्चिम घाट से लेकर पश्चिम में जो वो अरब सागर, ठीक है। पूर्व में पश्चिम घाट से लेकर नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, पश्चिम में अरब सागर तक फैले हुए हैं। तो पूर्व में पश्चिम, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। पूर्व में जो वो, जैसे पश्चिम में लिखा है ना अरब सागर तक फैले हुए हैं, तो वैसे ही पूर्व में जो वो यहाँ पे शायद बंगाल की खाड़ी होना चाहिए था, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से लेकर के जो वो अरब सागर तक फैले हुए हैं। अच्छा, पश्चिमी तटीय मैदान लिखा है यहाँ पे, सॉरी। हाँ, तब ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान जो वो तब ठीक है कि पश्चिम घाट से लेकर जो वो पश्चिम में अरब सागर तक जो वो ये फैले हुए हैं। इस जो भी मैदान बना हुआ है उसको, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तट में जो वो उत्तरी भाग को जो वो कोकण और दक्षिणी भाग को जो मालाबार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस तट को जो वो उत्तरी भाग, जो भी पश्चिमी तटीय मैदान है उसके उत्तरी भाग को कोकण कहा जाता है। ये है पश्चिमी घाट, ठीक है। तो उत्तर ऊपर हो गया जो, उसको जो क्या कहा जाएगा, कोकण कहा जाएगा। और नीचे वाला जो दक्षिणी है उसको जो वो मालाबार कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जब उत्तर पूर्वी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी दो भागों में इसको बांटेंगे, देखेंगे। तो आगे लिखा है कि इन मैदानों की औसत ऊंचाई जो वो 65 किलोमीटर है, ठीक है। ऊपर जो वो हमने पढ़ा कि पश्चिम घाट जो था वो जो वो किसकी ऊंचाई जो वो किसकी ज्यादा है, जो पश्चिमी घाट है वो जो वो ऊंचा है पूर्वी घाट से। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए पश्चिम घाट अगर ऊंचा होगा तो ऊंचाई से नदी हमेशा ऊंचाई से जो वो दूसरी तरफ बहेगी, ठीक है। तो ऊंचाई से जो वो नीचे की तरफ, तो पश्चिम घाट ऊंचा है तो ये जो वो थोड़ा नीचा होगा, ठीक है। तो पूर्वी घाट नीचा होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, मतलब कि तो नदी है जो वो यहाँ से इस साइड की तरफ जाएगी, मतलब कि ईस्ट की तरफ जाएगी। तो मैक्सिमम नदियाँ ईस्ट की तरफ जाती है, लेकिन हमने अभी डिस्कस किया कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो ईस्ट की तरफ, पूर्वी घाट की तरफ बहती है। लेकिन दो नदियां है हमारे पास, नर्मदा और ताप्ती, ये उल्टी दिशा में बहती है, इसलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पश्चिम घाट ऊंचे हैं, ठीक है। तो पश्चिमी तटीय के बारे में हमने बात किया। दो भागों में, जो उत्तरी भाग है उसको कोंकण और दक्षिणी भाग जो वो उसको क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। तो औसत ऊंचाई जो वो इसकी 65 किलोमीटर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान। तो यह मैदान जो बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी घाट तक फैले हुए हैं। तो इस तटवर्ती मैदान के उत्तरी भाग को कर्नाटक और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिर से। हाँ, ये जो वो मैं नीचे वाला पार्ट बना दिया, ठीक है। त्रिभुजाकार जो मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका है साइड में चिपका हुआ, लटका हुआ। तो यहाँ पे ये हो गया पूर्वी, पूर्वी घाट। और यहाँ पे हो गया ये पश्चिमी घाट। अब मैंने दो दो पार्ट में इसको बांट रहा हूँ। इसको मैंने आधा जो ऊपर कर लिया, आधा नीचे कर लिया, ठीक है। इसको भी मैंने दो इक्वल पार्ट में, इक्वल तो नहीं बोल सकते लेकिन ऐसे ही दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में जो वो याद रखिए, ऊपर वाला जो वो ए है पश्चिम घाट, तो ऊपर वाले को जो वो कोंकण तट कहा जाता है और नीचे वाले को मालाबार तट कहा जाता है। वैसे हमने पूर्व में जब डिस्कस किया तो हमने देखा कि ऊपर वाले को कर्नाटका, तो कर्नाटका भी यहाँ पे ही है। तो कर्नाटका यहाँ पे है, ठीक है। भाग को कर्नाटक और दक्षिणी भाग को जो वो कोरोमंडल कहा जाता है, कोरोमंडल कहा जाता है। देखिए कई बार यहाँ से ही देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। यहाँ पे जो वो क्या हो गया, यहाँ पे जो वो क्या कहा जाएगा, सॉरी, पूर्वी मैदान में जो वो कोकण कहा जाएगा। यस, मैं यहाँ पे भूल गया, कोकण कहा जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मालाबार है, और यहाँ पे कर्नाटक, और यहाँ पे कोरोमंडल तट, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन यहाँ वैसे यहाँ से बन सकते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई जो वो 160 से जो वो 150 किलो, सॉरी 500 किलोमीटर है। तो इसकी औसत ऊंचाई लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऊपर जो वो 65 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे जो वो औसत चौड़ाई लिखी थी इसकी, अच्छा चौड़ाई है, सॉरी मैं ऊंचाई पड़ गया, इसको ऊंचाई चौड़ाई लिखी है, ठीक है। तो चौड़ाई जो वो किसकी ज्यादा है, तो इसकी पूर्वी घाट की चौड़ाई जो वो ज्यादा है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इस मैदान, इस प्रकार जो वो यह मैदान जो पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा जो वो अधिक चौड़ा है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कौन सा चौड़ा है, तो पश्चिम वाला, सॉरी पश्चिमी मैदान जो पश्चिम घाट की अपेक्षा जो वो अधिक चौड़ा है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि पूर्वी घाट चौड़ा कौन है, तो पूर्वी घाट चौड़ा है। अगर मैं बोलूँ ऊंचा कौन है, तो पश्चिम घाट ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।